हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एंड करेंगे आज के लेक्चर से। जो चीजें बाकी थी उनको समझेंगे। चीजें क्या बाकी थी वो देखिए, एवोल्यूशन ऑफ अ स्लेवरी बाकी था। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहूंगा जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट डेट आई थी हम लोग के सामने कि 1774 थी, कि जिसमें फ्रांस हमारा बैंकरप्ट बन गया था। बैंकरप्ट बनने के 5 रीजन मैंने आपको बताए थे। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द फ्रांस बैंकरप्ट। तो इसके 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, वॉर, मेंटेनेंस एंड मिसलेनियस खर्चे, जो कई तरह के खर्चे, मिसलेनियस मतलब कई तरह के, और जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाई थी फ्रांस ने, और एक पॉइंट थे। ठीक है बच्चों, 5 पॉइंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। और एक इंपॉर्टेंट डेट आपको मैंने बताई थी कि जब बैंकरप्ट हो गया था तो टैक्सेस इंपोज करे जा रहे थे। जब किसी भी देश की जो बैंक में मनी होती है वो जब खत्म हो जाती है, वो कैसे अपनी मनी को बिल्ड कर सकता है, बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस। तो टैक्सेस इंपोज करे जा रहे थे। 2 तरीके के टैक्सेस थे, तिथीज एंड टैलीज। तिथीज एंड टैलीज, डायरेक्ट टैक्स था एक हमारा डायरेक्ट नहीं था जो एक चर्च को जाता था। और बच्चों देखिए, एक इंपॉर्टेंट डेट थी 5 मई 1789। 5 मई 1789 में बच्चों जनरल एक्सटेट मीटिंग बुलाई गई थी मोनार्च के द्वारा। मोनार्च के द्वारा जब मीटिंग बुलाई गई थी उसमें टैक्स इंपोज की बातें हुई थी। तो जब थर्ड एक्सटेट के लोगों ने मना कर दी थी चीजें, तो वो लोग 20 जून 1789 को कहां मिले थे? इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलिस, वहां मिले थे। और एक इंपॉर्टेंट डेट है 14 जुलाई 1789, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ चैप्टर, जब बासिले को डिस्ट्रॉय करा गया था। जब बासिले को डिस्ट्रॉय करा गया था। एक और इंपॉर्टेंट डेट आएगी अभी, राइज ऑफ नेपोलियन, कि नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर कब घोषित कर दिया गया था? 1804 में। भी मैं लिखूंगा यहां पर। पहले एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी समझते हैं बच्चों। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी मैंने लिख रखा है यहां पे। मैं ये एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था, बहुत ही बड़ा सोशल रिफॉर्म था। ये किसके रीजन की बात है? ये रीजन की बात है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जब रीजन बढ़ रहा था बच्चों, जैकोबिन क्लब का जब रीजन बढ़ रहा था 1993 से 1994 तक, समय किसका था? जैकोबिन क्लब का। तब के समय की बात है बच्चों। देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, इस तरफ। देखिए 3 पॉइंट्स। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी को समझने से पहले ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपको इमेज में 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर बच्चों। देखिए, फ्रांस को चीजें चाहिए थी। फ्रांस को शुगर चाहिए था, टोबैको चाहिए था, फ्रांस को और भी चीजें चाहिए थी, कॉटन चाहिए था। लेकिन फ्रांस में ये सब तो उत्पाद होता नहीं था, इसका प्रोडक्शन होता नहीं था, तो कैसे लाता? देखिए, यहां पर जो था हमारा कैरेबियन पड़ता था। लेकिन जो फ्रांस के लोग थे, यूरोप के लोग थे, वो लोग कहते थे भाई हमको नहीं जाना है, कोई तरीका हो तो उस तरीके से हम काम करें। देखिए, जो यूरोप था, यूरोप, ये यहां पे यूरोप लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, यहां पर यूरोप पहले कहां जाता था? पहले जाता था यूरोप अफ्रीका। कहां जाता था? अफ्रीका जाता था। अफ्रीका से सीधे, देखिए, अफ्रीका में लोकल चीफ, एलसी, लोकल चीफ से बात करके, देखिए स्लेव्स को, अब अफ्रीका में आपको पता है आपको काम करने वाले बहुत मिलते हैं। अफ्रीका स्लेव्स को लेकर, देखिए स्लेव ऐसा तो दे नहीं देगा अफ्रीका, क्या क्या लाता था? यहाँ पे कुछ गन्स लाता था, कुछ मिलिट्री बेस्ड सामान लाता था, गन, मेन मैंने पॉइंट लिखा गन, कुछ चीजें लाता था तब देता था, तभी अपने स्लेव देते थे। यहीं से डायरेक्ट यूरोप वाले, मतलब फ्रांस के लोग डायरेक्ट इनको टैंकर्स में सेंड कर देते थे। कहां? कैरेबियन, यहां पे कैरेबियन सेंड कर देते थे डायरेक्ट। बच्चों, जब ये लोग यहां पे सेंड कर देते थे, यहां पर प्रोडक्शन होता था किसका? कॉटन का। कॉटन, टोबैको, शुगर, इन सब चीजों का क्या होता था? यहां पर प्रोडक्शन होता था। जब यहां से प्रोडक्शन होकर फिर से दोबारा यहां पर यूरोप चले जाते थे। इसीलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बच्चों। देखिए फिर से समझिए, 3 कंट्री इन्वॉल्व थी इसमें, कैरेबियन, अफ्रीका, यूरोप, फ्रांस, यानी कि
थी बच्चों, देखिए फिर से समझिए, यूरोप को चाहिए थी कई कई चीजें, लेकिन यूरोप कहीं बाहर जाना नहीं चाहता था। यूरोप ने इसलिए अफ्रीका जाके लोकल चीफ से बात कर कर अपने स्लेव्स को रेडी कराया, कुछ चीजें देकर, गन्स देकर और भी सामान देकर। देखिए और क्या करा, यहां से जब लोग गए, जो स्लेव्स को टैंकर्स में भरकर कैरिबियन भेज दिया गया। कैरिबियन में वहां पे प्रोडक्शन कराई गई, किसकी किसकी, कॉटन की, टोबैको की, शुगर की, एंड मेनी थिंग्स। ओके, कॉफी भी यहाँ पे था। ठीक है बच्चों, कैरेबियन से सीधे डायरेक्ट यूरोप भेज दी गई, फिर से वही प्रोसेस चला गया, रॉ मटेरियल यहाँ पे उगाते थे, रॉ मटेरियल भेज दिया जाता था बच्चों। इतनी चीजें देखी बच्चों आपने। अब देखिए ये जो चीजें देखी, ये तो स्टैंडर्ड स्लेव ट्रेड था। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी क्या है, देखिए बच्चों, जब हमारा ये सब चलता आ रहा था, नेशनल असेंबली ने इसके बाद बहुत सारी डिबेट करी। ये मैंने लिखा है, नेशनल असेंबली, बहुत सारी इन लोगों ने डिबेट करी, किस पर, ये जो स्लेवरी है इनका होना सही है, इक्वल राइट सबको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो देखिए एक इन्होंने वो निकाला, कन्वेंशन निकाला, आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में, कन्वेंशन इन 1794। तो इन्होंने उसमें कहा कि जितनी भी स्लेवरी है उसको बैन कर देना चाहिए, कोई भी स्लेव हो ही ना। तो देखिए यहां पर नेशनल असेंबली ने सब कुछ बैन कर दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया। एग्जैक्ट आफ्टर 10 इयर्स, जब नेपोलियन का राइज हुआ, मैंने क्या बोला था, 1804 में नेपोलियन का राइज हुआ था बच्चों। आफ्टर 10 इयर्स नेपोलियन का जब राइज हुआ, नेपोलियन ने जो ये जो हटाए गए थे स्लेव्स, इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए रीइंट्रोड्यूस जब कर दिया, क्या, अफ्रीकन निग्रोज एंड एंस्लेव्ड। देखिए ये निग्रोज एक एथनिक ट्राइब है, क्या है, एथनिक ट्राइब्स है। देखिए बच्चों ये एक एथनिक ट्राइब है, तो इनको अलाउ कर दिया फिर से। अब देखिए यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है, स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज 1848। जो स्लेवरी थी वो फाइनली कब अबॉलिश हुई, स्लेवरी हमारी फाइनली अबॉलिश हो गई 1848 में। ये पॉइंट देखिए आप पढ़ते हैं, इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे क्लास 10th में, कैसे चीजें हुई। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बार बार बोलता आया हूं, हर लेक्चर में बोला है, पूरा चैप्टर का जिस्ट मिलेगा आपको, जिस्ट मिलेगा आपको कहां पर, 10th क्लास में बच्चों। तो इसलिए अभी चीजों को समझते हुए चलिए, ठीक है बच्चों। तो इतना देखा आपने। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, उसी चीज, रेवोल्यूशन है ना एवरीडे लाइफ, ये है, ये एनसीईआरटी में आपके दिया है बच्चों, ठीक है। रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ मतलब जब बासिले टूटा था हमारा 14 जुलाई 1789 को, उसके बाद क्या चेंजेस आए थे वो देखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में दिखा है मैंने, इसलिए लिखा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उतना। देखिए बच्चों जब एवोल्यूशन ऑफ मतलब कि बासिले टूटा था, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप हटा दी गई। सेंसरशिप मतलब कि आपको वही अधिकार है जो राजा कहेगा। प्रेस वाले होते थे, न्यूज़पेपर वाले होते थे, पैम्पलेट्स वाले होते थे, बुक्स वाले होते थे, वो वही छाप सकते थे जो राजा चाहेगा। सेंसरशिप को हटा दिया गया उसके बाद से, जैसे ही बासिले टूटा। देखिए जब बासिले टूटा, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स फ्लडेड इन टाउन। देखिए हर जगह ये सब जाने लगी चीजें, टाउन्स में, पूरी सिटी में। देखिए बुक्स में आइडियाज थे, आइडियाज थे किसके, थिंकर्स ने लिखे थे रिलेटेड टू रेवोल्यूशन। किससे, रिलेटेड टू रेवोल्यूशन, जो हमारे आइडियाज थे बुक्स में मेंशन थे। और देखिए जब ये सब आ गया था, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आनी ही थी, कोई कुछ भी बोल सकता था ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पर, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये बातें पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं बच्चों। तो देखिए और चीजें देखिए, और एक पॉइंट तो आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलने लगी थी सबको। फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या था, देखिए जब हमारा किंग था, जो 1774 से लेकर 1789 तक की बात है, वहां पर देखिए कोई किंग को अपोज नहीं कर सकता था, उसके खिलाफ कोई खड़ा है तो लटका दिए जाओगे भाई, डर लगता था सबको। लेकिन यहाँ पर ये खत्म हो चुका था, यहाँ पर कोई भी अपोज कर सकता था, कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता था गवर्नमेंट को। अब बच्चों देखेंगे क्या, नापोलियन बोनापार्ट का राइज देखेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं राइज ऑफ अ नेपोलियन। देखिए 1804 में
1804 में नापोलियन बोनापार्टा, मैंने शॉर्ट में लिखा है नापोलियन बोनापार्टा का राइज हुआ था। देखिए नापोलियन बोनापार्टा ने डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। देखिए कहाँ का, फ्रांस का। देखिए नापोलियन बोनापार्टा अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर था कि उसको सेट आउट करना है, क्या करना है, टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। देखिए कुछ नई दूसरी कंट्रीज यूरोप के बगल में जो और भी यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे हमारा फ्रांस था, फ्रांस के बगल में जो नेबरिंग कंट्रीज थी, बॉर्डर से मिलती थी, उनको इन्वेड करना, उनको जीतना। देखिए जब वो जीत जाता था तो उनको छोटे छोटे किंगडम्स में बांट देता था, और किंगडम्स का राजा किसको बनाता था, फैमिली मेंबर को, अपने फैमिली मेंबर को पूरा हक दे देता था। किसका, क्रिएटिंग किंगडम जो बनाता था उसका पूरा हक किसको देता था, फैमिली पीपल को। अब देखिए बच्चों, जो नेपोलियन बोनापार्टा था उसने अपने आप को एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ अ यूरोप देखता था कि मैं जो कर रहा हूं, मैं ही यूरोप को, पूरे फ्रांस को अच्छा करूंगा आगे चलकर। देखिए उसने लिखा है, बात भी मैंने लिखी है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, समझने लगा था वो अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ अ यूरोप की तरीके। देखिए और जो नेपोलियन बोनापार्टा था, लोग उससे कुछ समय तक तो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे, देखिए वो अब 10th में पढ़ेंगे, कई रीजंस हैं, ला पार्टी और भी कई, ली सिटियोन, ये सब आप 10th में पढ़ेंगे। देखिए मैंने 2 रीजन यहाँ लिखे हैं। जो देखिए फ्रांस में किसी के पास अधिकार नहीं था कि कोई प्रॉपर्टी रख सके, प्राइवेट प्रॉपर्टी, थर्ड एक्सटेट के बाद कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट्स नहीं थे, उसने उसको हटा दिया, उसने लॉन्च कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। मैं वेट लिख दे रहा हूं, वेट एंड मेजर लिख दिया, वेट एंड मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम बच्चों। क्योंकि फ्रांस में कितनी 60 करेंसीज थी, लेकिन उसने कम कर दी। देखिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप वहां पे करेंसी चेंज हो जाती थी, लेकिन उसने पूरे फ्रांस में एक जैसी करेंसी कर दी। लोग तो भाई इससे बड़ा खुश हुए, लेकिन शुरुआत में लोग इसको लाइब्रेटर समझ रहे थे। लाइब्रेटर मतलब उनकी परेशानियों को ये दूर करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब इसने बहुत सारी चीजें करना चालू करी, लोगों ने इसको एक नाम दिया, इसकी आर्मी को एक नाम दिया, क्या दिया नाम, आर्मी इन्वेडिंग फोर्सेस। कि इसकी जो नेपोलियन बोनापार्टा की आर्मी है वो इन्वेड करती रहती है यूरोपियन की दूसरी कंट्रीज पर लेटर, क्योंकि लोग इनसे बहुत ज्यादा ऊब गए थे। देखिए फ्रांस में कोई चीज ज्यादा समय तक नहीं रही, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो नेपोलियन भी ज्यादा समय तक नहीं रहे। नेपोलियन का टाइम पीरियड 1815 में खत्म हो जाता है। बैटल ऑफ वाटरलू, एक लड़ाई लड़ता है जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें नेपोलियन का किस्सा खत्म। देखिए किससे लड़ता है वो आप 10th में पढ़ते हो, मैं बता दे रहा हूं, प्रैब, PRAB, P मतलब रशिया, R मतलब रशिया, A मतलब ऑस्ट्रिया, B मतलब ब्रिटेन। रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सबसे लड़ाई लड़ता है, तो ये नेपोलियन हार जाता है। देखिए जो हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिले थे, कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। वो क्या मिले थे, लिबर्टी का मतलब सिखा के गया था हम लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। और देखिए जो ये आइडियाज थे ये पूरी कंट्रीज में स्प्रेड हो रहे थे, पूरे यूरोप में फैल गए थे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तब तक हम लोग के साथ बनिए रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।